दोस्तों, आज मैं रोज की तरह सुबह 4 बजे उठा। मैं बहुत हल्का और रिलैक्स महसूस कर रहा था। फिर बेड से उतरकर पास में पड़ी स्लीपर्स पहना और ब्रश करने के लिए बेसिन की ओर बढ़ा। पर आज का दिन मेरे लिए कुछ अलग था। मन में एक अलग सी शांति थी। रोज की तरह ड्यूटी पे जाने की जल्दी नहीं। मैंने एक हल्की सी अंगड़ाई ली और नल खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, पर ये क्या, नल मेरे हाथ के आर पार हो गए। मैंने फिर पकड़ने की कोशिश की, पर नल को पकड़ने के लिए मुझे अपनी बॉडी में चमड़ी या मांस कुछ महसूस नहीं हो रही। मैं बहुत डर गया और जैसे ही मैं सामने लगे आईने में देखा, अरे मेरी परछाई कहाँ गई? आखिर क्या हुआ है मुझे? कांपते हुए पीछे अपनी बेड की तरफ मुड़ा। मेरी बॉडी मेरे आंखों के सामने बेड पर निर्जीव पड़ी हुई थी और बेड के बगल में एक काली परछाई खड़ी थी और मानो मुझे देखकर हंस रही थी। दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि। मैं कोलकाता के एक छोटे से ज्वेलरी शॉप पर सिक्योरिटी गार्ड के पोस्ट पर तैनात। मेरा एक छोटा सा परिवार है जिसमें मेरी प्यारी सी पत्नी और 2 जुड़वा बच्चे, जिनकी उम्र वही 3-4 साल के बीच में होगी। 18,000 की नौकरी और रहने को ज्वेलरी शॉप के बाहर एक 10 बाई 12 का कमरा, जिसमें एक कोने में 4 बाई 6 का लकड़ी का पलंग और दूसरी तरफ दाईं ओर रूम का मेन डोर और बाईं ओर नल का बेसिन। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक छोटे से गांव में मेरा परिवार रहता था। मैं उस कमरे में अकेले ही रहता और एक छोटे से चूल्हे पर अपना रोज का खाना बनाया और खाया करता था। अक्सर मेरी दिन की शिफ्ट रहती थी। एक और गार्ड था महेश, जो कि रात वाली शिफ्ट पे तैनात था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। मैं रोज की तरह सुबह 6 बजे शिफ्ट पे लगा और शाम को 6 बजे जैसे ही महेश वहां आया, अपने रूम पर जाने के लिए रजिस्टर में एंट्री करने लगा। महेश हमेशा के मुकाबले आज बहुत गुमसुम सा लग रहा था। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उससे पूछ लिया, महेश क्या हुआ है तुम्हें और तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? महेश बोला, कुछ नहीं भैया, बस ऐसे ही तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं उसके सर को छूते हुए बोला, अरे तुम्हें तो बुखार है, तुम्हारा शरीर किसी चूल्हे की ताप जितनी गर्म है। क्या हुआ है अचानक तुम्हें? वो बोला, बस भैया, जिंदगी कुछ साथ नहीं दे रही, अब जीने की इच्छा खत्म हो गई है। उसकी बातों को सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, पर उसकी किस तरह मदद करूं कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बोला, महेश अगर तुम चाहो तो मेरी रूम पर आराम करो, आज मैं तुम्हारी जगह शिफ्ट कर लेता हूँ। वो बोला, नहीं भैया, आप जाइए और आराम करिए, आपने भी सुबह से ड्यूटी किया है, थक गए होंगे। पर मैं नहीं माना और उसे जबरदस्ती खींचते हुए कमरे पर ले गया। उसमें चलने की भी ताकत नहीं थी, मानो अगर उसे छोड़ दूं तो जमीन पर गिर जाए। मैंने उसे रूम पर सुलाया और एक बुखार की दवाई खिलाकर मैं वापस दुकान के सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। मुझे नींद तो बहुत आ रही थी, पर किसी तरह अपने आप को जगाए रखा। सुबह के 4 बजते ही मैंने सोचा कि महेश को उठा देता, अभी वो किसी तरह 1 बजे ड्यूटी कर ले, फिर मैं उसके बाद उसे आराम करने घर के लिए छोड़ दूंगा, ताकि शाम को 6 बजे वो वापस ड्यूटी पर आ सके। मैंने कुर्सी पर बैठे बैठे ही महेश के नंबर पे कॉल लगाया। रिंग तो हुआ, पर उसने उठाया नहीं। 5-6 बार कोशिश करने के बाद मैं उठा और चाबी से रूम को खोलने के लिए रूम की ओर बढ़ा। मैंने ताले को खोला और दरवाजे को खोलकर लाइट जलाई। क्योंकि वो रूम ग्राउंड फ्लोर पे है तो वहाँ रोशनी बहुत मुश्किल से आती है। लाइट जलते ही सामने देखा तो महेश पंखे से लटका हुआ था। उसके गले में एक बेल्ट से फंदा पड़ा हुआ था और उसके दोनों हाथ अपने ही पैर पकड़े हुए थे, मानो वो जीना नहीं चाहता था। मैं उसे देख पूरा बेहाल हो गया। मेरे पसीने छूटने लगे। मैं दौड़कर कमरे से बाहर आया और तुरंत अपने मालिक को फोन लगाया। 2-3 बार ट्राई करने के बाद मालिक ने फोन उठाया और बोला, हेलो। हाँ ऋषि, बोलो, क्या हो गया? इतनी सुबह फोन क्यों किया? मैं कांपती हुई आवाज में बोला, मालिक। महेश। मालिक बोले, हाँ बोलो ऋषि, महेश को क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मैंने बताया, भैया, महेश ने मेरे रूम पर फांसी लगा लिया है। मालिक चौंकते हुए बोला, क्या? महेश तुम्हारे रूम पे क्या कर रहा था और फांसी लगा लिया? क्या बोल रहे हो ऋषि? मैं 20 मिनट में वहां आता हूँ, तुम वहीं रुको। कुछ ही देर में मालिक और पुलिस की एक गाड़ी आई। मैंने डरते हुए मालिक और पुलिस को सारी बात बताई। वो लोग मेरी बातें सुनकर हैरान थे। पुलिस ने उस रूम से बॉडी निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर मालिक ने मेरी हालत को देखते हुए मुझे 1 दिन की छुट्टी दे दी और मुझसे आराम करने को कहा। इस वाक्य के बाद मैंने कमरे को साफ किया और फिर बाहर से रात के लिए खाना लेकर आया। खाते पीते 8:30 बज गए। अब मुझे थकान की वजह से बहुत नींद आ रही थी। मैंने रूम की लाइट ऑफ की और उसी पलंग पर आकर सो गया जिस पर महेश ने खुदकुशी की थी। मैं जैसे ही पलंग पर लेटा, मेरी आंखें बंद होने लगी। और होती भी क्यों ना, आखिर पिछले 24 घंटों से लगातार मैं सोया नहीं था।
मैंने आंखें बंद कर लिया, लेकिन बार बार महेश की लटकी हुई बॉडी की आकृति मेरे आंखों के सामने बन रही थी। फिर भी इन सबको नजरअंदाज किया और अपने भगवान को याद करके मैं सो गया। नींद लगे हुए यही कोई 10 मिनट हुआ होगा, तभी एक धम सी आवाज से मेरी आंख खुल गई। मैंने इधर उधर देखा तो कमरे में पहले जैसा ही अंधेरा था। कुछ तो अलग लग रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे मेरे अलावा और भी कोई है उस कमरे में, जो कि हल्की सी गति में सांसें ले रहा हो। मैंने सोचा कहीं कोई चोर तो नहीं घुस आया है। मैं तुरंत उठकर अपनी पलंग के सिरहाने के पास वाली स्विच बोर्ड से डिम लाइट जला दिया। हल्की पीली रोशनी और सामने वाली दीवार पर एक लटकी हुई बॉडी की परछाई। मैं बहुत डर गया। मैंने चादर से अपने पूरे चेहरे को ढक लिया। पसीने से मेरी चादर भी गीली हो रही थी। मेरी सांसें तेज हो गई थी। मुझे अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। मैंने डर के मारे हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद मेरा मन थोड़ा शांत और मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। फिर थकान की वजह से मेरी आंख लग गई। कुछ देर बाद प्यास की वजह से मेरी आंख फिर खुली। मैंने पलंग के बगल वाली टेबल पर रखी पानी की बोतल से पानी पिया और फिर लेट गया। अभी मैं लेटा ही था कि अचानक आवाज आई, भैया पानी। मेरी हालत ऐसी हो गई मानो मुझे काटो तो शरीर में खून ही ना हो। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है। मैं वहीं उसी पोजीशन में पलंग पर पड़ा रहा। मेरी सांसें बहुत तेज चल रही थी। अभी मन में अजीबोगरीब ख्याल आ ही रहे थे कि मुझे महसूस हुआ कि कोई दरवाजे की कुंडी खोल रहा है। मैं तुरंत उठा और गेट की ओर देखते हुए बोला, कौन है यहाँ? लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं पलंग से उतरा और दरवाजे की ओर गया। कमरे की ट्यूबलाइट जलाया और कुंडी को देखा तो वो तो वैसे ही लगी हुई थी। मैं घबरा गया। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था, लगा जैसे फाड़ के बाहर निकल आएगा। दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देखा तो अभी उसमें रात के 12 ही बज रहे थे। इस बार मैंने ट्यूबलाइट ऑफ नहीं किया और बेड पर आकर चादर से मुंह को ढककर फिर लेट गया। लेकिन अब मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। अभी मैं महेश के बारे में सोच ही रहा था कि तभी फिर वही आवाज आई, भैया पानी। मैंने तुरंत अपने चेहरे से चादर हटाया तो क्या देखता हूँ, महेश उस पंखे पे लटका हुआ था, उसी हालत में जैसे उसने खुदकुशी की थी। लेकिन इस बार उसकी आंखें खुली हुई थी। खून से भी ज्यादा लाल उसकी आंखें मुझे घूर रही थी। उसे देखते ही मैं सिहर सा गया। मैं डर के उठा और अपनी आंखें मली तो सामने कुछ भी नहीं था। अचानक रूम की लाइट्स ब्लिंक करने लगी। डर के मारे मैं बोला, कौन है यहाँ, क्या चाहिए तुम्हें? एक भारी सी आवाज में कोई बोला, मुझे पानी चाहिए। और फिर जोर जोर से डरावने तरीके से रोने लगा। मैं और ज्यादा डर गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरा पलंग जिस पे मैं बैठा था वो हवा में लटक रहा है। मैंने नीचे देखने के लिए अपना सिर जैसे ही आगे बढ़ाया कि पलंग के नीचे से एक बेहद ही काले रंग का आदमी उन्हीं लाल आंखों से मुझे दिख रहा था। मैं उसे देखते ही वहीं जम गया। मैं अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। बहुत कोशिश के बावजूद भी मैं उसी तरह जमा रहा। बहुत कोशिश करने के बाद मैं बोला, महेश आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? आवाज आई, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ चलो। मैं कांपते हुए बोला, कहाँ चलूं तुम्हारे साथ, तुम तो मर चुके हो। तब अचानक एक खतरनाक हंसी के साथ आवाज आई, अब तुम भी मरने वाले हो। मेरी सांसें मानो रुक गई थी। तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा गला दबा रहा है। मैंने बहुत कोशिश की छुड़ाने की, लेकिन कुछ देर छटपटाने के बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया, मैं मर चुका हूँ। अब मैं महेश के साथ इसी घर में कैद हूँ। ये दुनिया तो बहुत अच्छी है, पर यहाँ मेरा अपना कोई नहीं है। मैं अकेला हूँ। काश मैंने उस रात अपनी पत्नी से एक आखिरी बार बात कर लिया होता।